So in this particular video हम proportion and variation chapter को in detail ख़त्म करने वाले हैं. Everything will be done in this particular video. Questions भी, concepts भी, PYQs and everything. अगर इस वीडियो को 0 to end तक देखते हो तो I am sure कि इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा. That's my guarantee. So without wasting our time, let's begin with the chapter proportion and variation. सबसे पहली बेसिक थिंग जो किसी को पता ही नहीं होती जनरली कि प्रोपोर्शन होता क्या है. प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ रेशियोज. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रेशियो है ए रेशियो बी, दूसरी रेशियो है सी रेशियो डी, इनकी इक्वलिटी को हम ऐसे लिखते हैं ना, ए रेशियो बी रेशियो रेशियो सी रेशियो डी. सो दिस इज नोन एज प्रपोर्शन. मतलब अगर हम a बाई बी को c बाई डी के इक्वल लिख रहे हैं ना, वी नो कि a बाई बी इज a रेशियो b एंड c बाई डी इज c रेशियो d. सो दिस इज नोन एज प्रपोर्शन. इक्वेलिटी ऑफ रेशियोज को हम प्रपोर्शन बोलते हैं. ठीक है. अब a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी में ये हमारी फर्स्ट प्रपोर्शन होती है, ये हमारा सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ प्रपोर्शन. ओके. सो इक्वेलिटी ऑफ रेशियो समझ आया. प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वेलिटी ऑफ रेशियो. ए रेशियो बी रेशियो रेशियो सी रेशियो डी. तो यहाँ पर ये हमारा ए जो है वो फर्स्ट प्रपोर्शन है, बी हमारा सेकेंड प्रपोर्शन है, सी हमारा थर्ड प्रपोर्शन है एंड डी हमारा फोर्थ प्रपोर्शन है. राइट. सो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. वी कैन राइट इट लाइक दिस क्योंकि A ratio B is equal to C ratio D. So A by B is equal to C by D. Got it? So now consider a case कि ऐसा हो जाए आपका second and third proportion same हो जाए, यानी A by B is equal to B by D हो जाए. तो हम इसको बोलेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी. बिकॉज हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, तो उसको हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी बोलेंगे. या लेट इट बी नहीं आता, उसकी जगह हम सी के इक्वल हो जाते हैं, यानी ए बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी हो जाता है. तो यहाँ हम बोलेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डी, या फिर सी इज इक्वल टू रूट ए डी, ऐसे भी बोल सकते हैं. आई होप यू गॉट दिस टिल नाउ. ओके. तो अब हमारे पास ना दो टाइप का प्रपोर्शन होता है. एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक इनवर्स या फिर इनडायरेक्ट प्रपोर्शन होता है. डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है कि अगर एक चीज में चेंज आया तो दूसरी चीज में डायरेक्टली चेंज आ जाएगा. और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो गई तो दैट इज इनडायरेक्ट प्रपोर्शन. ठीक है. डायरेक्ट प्रपोर्शन में जो भी चेंज आता है वो सेम प्रपोर्शन में आता है. अगर वो कोई चीज बढ़ी है तो इन रिजल्टेंट भी वो बढ़ जाती है. अगर किसी क्वांटिटी में डिक्रीज आया है तो इन प्रपोर्शन भी उसमें डिक्रीज ही आता है. इसको हम डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं. इनडायरेक्ट उल्टा चलेगा, इनवर्स चलेगा. अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वो कम हो जाएगा, कोई चीज कम हो रही है तो वो बढ़ जाएगा. दैट इज इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन. ऑल राइट. एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं ना 12 बुक्स खरीद के लाती हूँ 96 रुपीज़ की. गॉट इट. तो 5 बुक मुझे कितने की पड़ेंगी? अगर मुझे 12 बुक्स 96 की पड़ी हैं तो मुझे एक बुक सबसे पहले 10 रुपये, एक बुक कितने की पड़ी? 96 अपॉन 12 मुझे 8 रुपये की पड़ी, है ना. एक बुक मुझे 8 की पड़ी तो 5 बुक मुझे कितने की पड़ेगी? 40 रुपये की. हो गया. नाउ कंसीडर अनदर केस. द केस इज दैट कि अब आपको जो 12 बुक्स आपको पहले 96 रुपीज़ की मिल रही थी, अब वही 12 बुक्स आपको पड़ रही हैं 120 रुपए की. 12 बुक्स 120 रुपए की, मतलब एक बुक 120 अपॉन 12 10 रुपए की. ठीक है. तो एक बुक जहां पहले 8 रुपए की पड़ रही थी, अब वो एक बुक आपको 10 रुपए की पड़ रही है. तो 5 बुक्स जो आपको पहले 40 रुपए की पड़ रही थी, अब वही 5 बुक्स आपको 50 रुपए की पड़ेगी. एंड दिस इज द चेंज. सो कैन यू सी कि जो चीज पहले 96 की थी ये 40 की थी. जब मैंने 96 वाले 12 बुक्स के प्राइस में चेंज करा, उसको 120 कर दिया, उसको बढ़ा दिया, तो जो मेरी 5 बुक्स की कॉस्टिंग है वो भी तो 40 से 50 होके बढ़ गई. जो एक बुक की कॉस्टिंग है वो भी 8 से 10 हो गई, 2 रुपए से बढ़ गई.
Yeah, you got this. So this is something, an example of direct proportion. अनदर थिंग कम्स दैट इज कि इनवर्स या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब सेम प्रोपोर्शन के अंदर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है और दूसरे में डिक्लाइन आता है. फॉर एग्जाम्पल एक केस लेते हैं कि अगर कहीं पे 8 जने काम करते हैं तो उन्हें उस काम को ख़त्म करने में 50 दिन लगते हैं. अगर वहाँ पर 8 की जगह 16 जने काम करने लग जाए तो एफिशिएंसी बढ़ गई है, काम उतना ही है, दिन कम लगेंगे ना. बिकॉज वी नो कि अगर मैन ज़्यादा होंगे तो डेज कम होते हैं. दिस इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो अगर हमारी मैन ट्वाइस हो गए हैं तो हमारा काम हाफ हो जाएगा. तो जो काम 8 जने 50 दिन में करते थे वही काम 16 जने 25 दिन में करेंगे. तो अगर यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज अगर 2 यूनिट्स का आता है ना, तो डिक्रीज हमारे पास हाफ यूनिट का आया. गॉट इट? बिकॉज अगर ट्वाइस मैन हो गए तो हाफ काम हो जाएगा. मैन एंड डेज में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स प्रपोर्शन होता है. सो दिस वॉज समथिंग अबाउट प्रपोर्शन जो हमने पढ़ा. नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स इज वेरिएशन. वेरिएशन भी ऐसा ही है एंड लाइक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मतलब क्वेश्चंस बनते ही वेरिएशन से है. वेरिएशन में हम मानते हैं कि दो quantities are dependent on each other. If one of them is changed तो other will be changed as well. देखो, अगर एक क्वांटिटी में चेंज आता है, वो बढ़ रही है घट रही है, उसके अकॉर्डिंग बाकी क्वांटिटीज में भी चेंज आता है. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर सैलरी. अगर एक इंसान की सैलरी बढ़ती है तो उसके एक्सपेंसेस, उसके एक्सपेंडिचर, उसके कंजप्शन, उसकी सेविंग्स, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं. और अगर उसकी सैलरी कम होती है तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी. ऑफ कोर्स दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन टू देम, राइट? तो अब वेरिएशन दो टाइप की होती है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट. डायरेक्ट तो ये होता है कि ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है. तो हम इसको बोलेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब ए इज इक्वल टू के बी. ऐसे अगर हम दो केसेस को कंसीडर कर लें, so we can just write a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. You got this? इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है कि एक ए के बढ़ने से बी में डिक्लाइन आ जाए. तो यहाँ हम बोलेंगे ए और बी का ना इनडायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ए इज इक्वल टू के बाई बी. गॉट इट? तो अगर इधर टू टर्म्स को लिखना हो तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b2 अपॉन b1. हम इसको ऐसे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b2 अपॉन b1 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. I hope you got the topic of variation till now. All right, moving ahead with the first example of us, that is a question of a direct variation. Okay, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. सबसे पहले उसके साथ शुरू करते हैं. दैट इज कि देखो, अगर 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, उसमें मैं 100 मीटर चल के जाती हूँ या भाग के जाती हूँ और आप 80 मीटर भाग पाते हो. सी, 1 मिनट का ही टाइम है, ठीक है? टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट. डिस्टेंस मैंने 100 मीटर कवर करा, आपने डिस्टेंस कवर करा 80 मीटर. स्पीड हमें बतानी है, स्पीड का रेशो हमें बताना है. एक चीज देखो कि डिस्टेंस जो है ना वो स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. मतलब d इज इक्वल टू के बाई एस, मतलब d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2, राइट? तो यू कैन जस्ट राइट इट. पहला डिस्टेंस अपॉन दूसरे का डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 अपॉन s2. दिस इज 5, दिस इज 4. तो स्पीड 1 रेशो स्पीड 2 क्या होगी? 5 रेशो 4. 5 रेशो 4, स्पीड 1 रेशो स्पीड 2. आ गया? as simple as this. Concept क्या था कि speed is equal to distance upon time. You can see speed is equal to distance. Speed is indirectly proportional to time. ये हमें यहाँ से ही पता चलता है. तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो वी कैन राइट कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. टाइम इज कांस्टेंट तो के एस इज इक्वल टू डिस्टेंस. सो फ्रॉम दिस d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2 because distance is directly proportional to the speed.
I hope you have no doubt till now. Alright, moving ahead with another question. अब यहाँ पर ना distance is constant. Distance is constant. यानी k by time is equal to speed. ऐसा काम है. ठीक है, तो अब ये एक इनवर्स रिलेशन है, ये एक इनवर्स वेरिएशन है. तो यहाँ डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है कि जो डिस्टेंस है दैट इज 1 किलोमीटर. अब ए जो है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट्स में कर देता है, बी 15 मिनट्स में कर देता है. आपको स्पीड की रेशियो बतानी है, तो सी वन थिंग, टाइम ऑफ 1 अपॉन टाइम ऑफ 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ 2 एंड स्पीड ऑफ 1, क्योंकि ये एक इनवर्स रिलेशन है. तो मतलब 10/15 इज इक्वल टू, ये आ गया 2, ये आ गया 3. तो स्पीड रेशियो ऑफ 1 एंड 2 विल बी 3:2, नॉट 2:3. 2:3 नहीं होगा. यहाँ पर स्पीड रेशियो ऑफ 1 एंड 2 मतलब ए और बी की विल बी 3:2, क्योंकि टाइम का रेशियो जो है दैट इज 2:3 and time and speed has a indirect relation, indirect variation ये भी बोल सकते हैं. You got this? All right. Moving ahead to the another topic, that is जॉइंट वेरिएशन. जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, दो केस कंसीडर करो, एक करो डायरेक्ट का और एक करो इनडायरेक्ट का. डायरेक्ट मतलब ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी स्क्वायर के, सो यू कैन राइट इट एज ए इज इक्वल टू के सी स्क्वायर. एग्जैक्टली. इनडायरेक्ट में हम कहते हैं ए जो है वो 1/b मतलब b से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो ए इज इक्वल टू के बाई बी एंड हेंस हेयर सी इज कांस्टेंट. सो इन दोनों को मिला के आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू के सी स्क्वायर अपॉन बी. यू कैन राइट इट एज ए इज इक्वल टू के सी स्क्वायर अपॉन में b. गॉट दिस? All right, another concept is law of fraction. अगर a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to g by h, तो ऐसे केस में आपको न्यूमरेटर का सम लेना है और उसको डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर के सम से. लाइक अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है कि इफ a by b is equal to b by c is equal to c by d is equal to d by e is equal to e by f, तो ऐसे केस में is equal to 2/3. तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हैव टू टेक द न्यूमरेटर का सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन में बी सी डी ई एफ, मतलब ऐसे. और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2/3 के. राइट तो इसमें यही था कि अगर ये रेशियोज इन सब के इक्वल हैं तो वैल्यू किसके इक्वल आती है, तो दैट इज इक्वल टू 2/3. सिंपल. ओके, वन मोर क्वेश्चन कैन बी गिवन टू अस कि अगर मान लो a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी, सी अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू के बाई 9, और यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? सेम फॉर्मूला, सेम लॉ ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला. न्यूमरेटर का सम करो a प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर का सम करो, इट विल बी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू k बाई 9. यू गॉट दिस? सी, a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी काट दो, 1/2 बचा and this is equal to k by 9. So k is equal to 2k is equal to 9 and k is equal to 4.5. And yes, here you go with the answer कि k की वैल्यू क्या होगी, that will be equal to 4.5. I hope you got this. Now moving to the another question. This is the last question for law of fraction. सी, यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 4z की वैल्यू हमें 27 दे दी. ओके, एंड 2x रेशो 3y रेशो 4z किसके इक्वल होगा? सबसे पहले 2x रेशो 3y रेशो 4z इज इक्वल टू 4:2:3. ओके, सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि वो क्या होगी. सी वन थिंग हियर, दिस इज द न्यूमरेटर, इसका हम सम करेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 27. से डिनोमिनेटर के लिए हमें पता है कि 4, 2 एंड 3 इन सभी वैल्यूज़ को लेना है, इनका सम करेंगे 9 आ जाएगा. तो हमें मिला कि 2x प्लस 3y प्लस 4z
इज इक्वल टू 3। ये हमें यहाँ से मिल गया। नाउ सी वन थिंग, 2x upon 4, 3y upon 2 and 4y upon 3. So 2x upon 4 is equal to 3. Got it? 2x is equal to 12, x is equal to 6. x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू ऐसे आ जाएगी 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 रखेंगे, ऐसे 4z अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो z की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या कहता है, x की वैल्यू है, y की है, z की है। क्वेश्चन कहता है कि अगर x की पावर 4, y की पावर 2 एंड z की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा। तो x की पावर 4 मतलब 6 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 एंड जो z है उसकी पावर 3, तो दैट विल बी 9/4 की पावर 3। तो 3/10 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट दिस टिल नाउ। ऑल राइट, मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन दैट सेज कि अगर हमें थर्ड प्रपोर्शन दी गई है 21 एंड 42, थर्ड प्रपोर्शन जो है वो 21 एंड 42 है x की, जो मीन प्रपोर्शन है वो 49 एंड 121 है y की। ओके, थर्ड प्रपोर्शन जो है 21 और 42 की वो x है। थर्ड प्रपोर्शन अगर मतलब इनकी x है तो इसका मतलब सी, पहली प्रपोर्शन 21, दूसरी प्रपोर्शन 42, ठीक है, दूसरी प्रपोर्शन अगेन 42, जो थर्ड प्रपोर्शन है वो हमारे पास x है। सी, अंडरस्टैंड दिस। सो फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं 21 अपॉन 42, 42 अपॉन x, x इज इक्वल टू 84। और अगर मीन प्रपोर्शन हमारे पास 49 एंड 121 है, ठीक है, मीन प्रपोर्शन मतलब कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये 49 है, लाइक 49 ये है एंड ये हमारे पास b है, ये हमारे पास b है एंड दिस इज c इज व्हाट 121। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 121, b इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस मतलब 77। तो ये y के इक्वल है, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन कहता है कि x रेशो y क्या है, तो इट विल बी 84:77 एज योर आंसर। I hope no doubt till now. Moving ahead to the another question that says अगर x जो है वो y से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गॉट इट, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और x जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के स्क्वायर से, तो बाय जॉइंट वेरिएशन वी कैन इजीली से ना x इज इक्वल टू के वाई अपॉन जेड स्क्वायर। इतना तो हमें पता है, इतना हमने जॉइंट वेरिएशन में समझा है। सी, गॉट इट। नाउ हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि y इज इक्वल टू 75, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 5, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। दिस इज समथिंग गिवन टू अस इन क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 6। तो जो चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6k 75 अपॉन 5, k की वैल्यू आ गई 2। नाउ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मुझे ये बताओ कि आपके x की वैल्यू क्या होगी जब y 24 है और z 4 है। तो अगर y 24 है, z 4 का स्क्वायर है, k की वैल्यू हमने निकाल ली 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यस, x की वैल्यू आ गई, दैट्स 3। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। ये जॉइंट वेरिएशन पे बेस्ड था क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, ठीक है। अनदर क्वेश्चन कहता है कि ना क्या होता है, एक डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट जो ऐसे फ्री फॉलिंग बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। एक बॉडी कोई ऐसे फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, वो टाइम से उसका डिस्टेंस जो है दैट इज टाइम के स्क्वायर से उसका डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। नाउ वो जब बॉडी फॉल होती है, सी वन थिंग कि distance at tth time, basically distance at tth time is distance at t minus distance at t minus 1, okay, and d is equal to kt का स्क्वायर। सो अगर डिस्टेंस हमारा टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू kt स्क्वायर लिख सकते हैं।
गॉट इट. सो वन थिंग इज दैट ये फॉर्मूला है कि डिस्टेंस एट टीथ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस एट टी माइनस डिस्टेंस एट टी माइनस वन. अब जो बॉडी है वो फॉल हो रही है 95 मीटर से इन द 10th सेकेंड. सो सी, डिस्टेंस एट 10th सेकेंड माइनस डिस्टेंस एट 9 इज इक्वल टू 95 मीटर, क्योंकि वो 95 मीटर से फॉल हो रही है इन द 10th सेकेंड. सो इसको हम d10 को हम कैसे लिख सकते हैं, बाई के टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. तो मतलब के टी स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू 95. या सो टाइम की वैल्यू यहाँ 10 है और यहाँ 9 है, उसको हम प्लॉट करेंगे, के की वैल्यू हमें 5 मिलगी. नाउ द क्वेश्चन वॉज कि डिस्टेंस बताओ, जब कोई बॉडी, डिस्टेंस आपको बताना है जब कोई बॉडी फॉल कर रही है फ्रॉम 17th सेकेंड, तो वो क्या होगा, d17 माइनस d16 इज इक्वल टू आपको बताना है. दिस इज के टी स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर, ये आपको निकालना है. k इज व्हाट 17, 17 मतलब टाइम इज व्हाट 17, तो 17 स्क्वायर 16 स्क्वायर. अब आपको k की वैल्यू तो पता है ना, दैट k इज इक्वल टू 5. तो k की वैल्यू हमने 5 पुट करी एंड 165 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आई होप यू गॉट दिस चैप्टर proportion and variation in detail. This was all about the chapter.